यस फ्रेंड्स, सो टीडीएस हमने खत्म कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टीसीएस की ओर, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है। अब टीडीएस में हमने ऐसा देखा था कि जो पेमेंट करता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस वो कट करके पेमेंट करेगा। मतलब अगर आपको मान लो 1 लाख का प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करना है तो आप क्या करोगे? 10% 194 जे के अंदर डिडक्ट करोगे 10,000 और 90,000 आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। अब यहाँ पर जो बात आती है दैट इज अबाउट टीसीएस। अब टीसीएस में क्या करना है आपको? एक्स्ट्रा पेमेंट कलेक्ट करना है। मतलब अगर आपने कोई चीज 1 लाख की अगर बेची है और उस पर मान लो 1% टीसीएस का रेट है, तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपये टीसीएस कलेक्ट करना है। सो टोटल आपका कलेक्शन होगा 1,01,000 रुपये। मतलब यहाँ पर इट इज लाइक अ जीएसटी, नॉट अ जीएसटी बट लाइक ए जीएसटी। एक्स्ट्रा अमाउंट आपको क्या करनी है? कलेक्ट करनी है। ठीक है। लुक, सो टीडीएस में बायर होता था जो पेमेंट करता था। यहां पर कौन होगा? सेलर होगा। सेलर वो रिसीव्स द पेमेंट, वो रिसीव्स द पेमेंट, उसको टीसीएस कलेक्ट करना है, राइट, एट द टाइम ऑफ रिसिट। सो कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन डेबिट और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। तो वहां पर हमने क्या देखा था? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यहां पर डेबिट और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। एक्सक्लूड्स, ऐसे बायर, बायर कौन? जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अगर सामने वाली पार्टी पब्लिक सेक्टर कंपनी है या फिर गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज है, और एनी बायर हु बाइज गुड्स फॉर ए पर्सनल कंजम्पशन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे। मतलब उसको जब हम सेल करते हैं तब हम टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है कि नो टीसीएस इफ गुड्स परचेस फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिकल और थिंग और ए जनरेशन ऑफ पावर। मतलब अगर आप कोई कैप्टिव कंजम्पशन जिसको बोला जाता है, इफ यू आर वेरी वेल अवेयर विद द जीएसटी टर्म्स, मतलब आप अपने इनपुट के लिए उस मटेरियल को यूज करते हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन फर्दर प्रोडक्ट्स, तो उस केस में इनपुट मटेरियल जो आपने यूज किया है उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट आपका नहीं होगा। मीन्स आपने कोई गुड्स बाय किया है, ठीक है, और आप उसको यूज करते हो कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, तो उस पर टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। एंड द बायर सेल फर्निश इन डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 27C कि मैं जो ये यूज कर रहा हूँ आपके पास, जो मैंने गुड्स खरीदा है उसको मैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाला हूँ, तो उस केस में उस पर टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब टीसीएस का रेट कितना है? तो लुक, जहां पर भी टिम्बर या फॉरेस्ट ऐसा कुछ भी दिखे तो यहां पर है 2.5% का रेट। और बाकी सब केस में, जैसे अगर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो 1%, तेंदू लीव्स फॉर 5%, स्क्रैप यहां पर आएगा 1%। अब स्क्रैप का मतलब यहां पर क्या होता है कि थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज एज इट इज, कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज। ठीक है, भंगार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्क्रैप आप लोग एज इट इज तो यूज नहीं कर पाओगे, उसमें से कोई भी आप पुर्जे वगैरह आप निकाल के उसको फिर आगे यूज कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी अगर प्रोडक्ट हुई, ठीक है, जिसको आप एज इट इज यूज करते हो, तो उस केस में उसको हम लोग स्क्रैप नहीं बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, अगर ऐसा कोई भी है तो उस केस में 1% का टीसीएस आता है। ठीक है। उसके बाद है सेल ऑन लीज और लाइसेंस। आप किसी चीज को लीज पे देते हो या फिर लाइसेंस पे देते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और कोरी, एक्सक्लूडिंग द कोरिंग फॉर द पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मतलब क्या है कि मान लो टोल प्लाजा आपको पता होगा, राइट, जैसे हाईवेज पर होता है वैसे। तो टोल का कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी को दिया है, ठीक है, कि भाई वो 5 साल तक इस टोल को कलेक्ट करेगा, टोल का राइट आपने उसको दिया हुआ है। या फिर कोई पार्किंग लॉट वगैरह है, आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट, एएमसी, जहाँ पर पे एंड पार्क की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो जैसे ही आप कार या स्कूटर को पार्क करते हो, एक बंदा आता है दौड़ता दौड़ता आपके पास, वो आपको एक चिट देता है कि भाई 1 घंटे का आपने यहाँ पर पार्किंग करना है तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो यहाँ पर सेलर कौन हुआ? एएमसी, राइट। तो ऐसे कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होते हैं तो उस पर टीसीएस आएगा 2% के हिसाब से।
या फिर आपने किसी माइनिंग आपके पास है और आपने किसी को उसको यूज़ करने के लिए सेल किया है उसको, राइट? आपने उसको दे दिया है कि भाई आप इसमें से जो भी आपको एक्सट्रैक्शन करना है वो आप कर लो। तो उस केस में भी 2% टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन उसमें पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का अगर माइन है तो उस पर टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। उसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है? कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन डेबिट व्हिचएवर इज अर्लियर, और उसमें भी बायर मेंशन अबव। कौन से बायर? यहाँ पर ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको यहाँ पर क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है। उसका टीसीएस नहीं होगा। उसके बाद रिटेल सेल ऑफ एनी मोटर व्हीकल। अब यहाँ पर बात करिए रिटेल सेल, मतलब फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी। ठीक है? तो यहाँ पर है मारुति सुजुकी। अगर मारुति सुजुकी, अपने यहाँ पर एक डीलर है किरण मोटर्स। किरण मोटर्स इज ए डीलर। ठीक है? तो मारुति सुजुकी जब किरण मोटर्स को कार सेल करता है तो उस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। कौन सा वाला टीसीएस नहीं लगेगा? 206C1F नहीं लगेगा। ठीक है? उस केस में सर क्या हो सकता है फिर? तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो उस केस में वी कैन से दैट कि ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स वाला। ठीक है? लेकिन जब मारुति सुजुकी किरण मोटर्स को दिया तो टीसीएस नहीं लगता, लेकिन किरण मोटर्स ने किसी कस्टमर को बेचा है और उस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि किरण मोटर्स उस कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 1%। मगर आप 10 लाख, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 लाख से ऊपर की कार परचेज करते हो एज ए रिटेल कस्टमर, तो आपको वहां पर टीसीएस कलेक्ट होगा, किरण मोटर्स आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन मारुति सुजुकी टू किरण मोटर्स ये टीसीएस के प्रोविजंस का ये जो कार वाला प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है? उस केस में वी कैन से दैट के जो सेलिंग वाला था 194 क्यू और ये 206C1H वो एप्लीकेबल हो सकता है उस केस में। ठीक है? यहाँ पर आपको देखना है गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। यहाँ पर ये 10 लाख की जो वैल्यू है ये आपको देखनी है इंडिविजुअल, सॉरी इंडिविजुअल नहीं, इंक्लूडिंग टैक्सेस, जीएसटी एटसेट्रा सब कुछ मिला के आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है? तो अगर वो 10 लाख से ऊपर जाता है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। मान लो आपकी कार की वैल्यू है 8 लाख रुपए और मान लो उस पे 3 लाख का जीएसटी है। ठीक है? तो 11 लाख रुपए हुआ, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट होगा। यहाँ पर हमें सब कुछ इंक्लूडिंग देखना होता है। दूसरी बात आपको यहाँ पर देखनी है कि गाड़ी की जो वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर व्हीकल आपको देखना है कि अगर वो 10 लाख से ऊपर होता है कि नहीं होता है। अब मान लो आपने 8 लाख की गाड़ी है इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी अगर 8 लाख है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। आपने एक गाड़ी खरीदी, 2 गाड़ी खरीदी या 3 गाड़ी खरीदी, भले एग्रीगेट वैल्यू उसका हो रहा है 10 लाख से ऊपर, लेकिन सिंगल कार की वैल्यू 10 लाख से ऊपर नहीं है, तो उस केस में आपका टीसीएस नहीं होगा। ठीक है? अगेन बायर कौन होगा? यहाँ पर बायर बीइंग ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो उस केस में उसका टीसीएस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है? फिर यहाँ पर इन ऑल अबव केसेस आपको ये भी देखना है कि अगर सेलर कैसे है? छोटे लोग। सेलर है छोटे लोग। छोटे लोग हमने टीडीएस में डिस्कस किए थे, वैसे यहाँ पर भी सेलर अगर छोटे लोग हैं तो वो लोग टीसीएस के दायरे में नहीं आते हैं। सिंपल। उसके बाद आता है ओवरसीज रेमिटेंस थ्रू एन ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज डीलर के थ्रू आप पैसा भेजते हो। जैसे आपने एक यहाँ पर एक डीलर का नाम है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, ये है ऑथोराइज डीलर। अगर आप उसके थ्रू पैसा भेजते हो, ओवरसीज रेमिटेंस करते हो, तो उस केस में ये ऑथोराइज डीलर आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। या फिर आपने कोई ओवरसीज टूर पैकेज खरीदा है, जैसे अपने यहाँ पर है अजय मोदी टूर्स। आप उसके पास गए और आपने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर एक टूर पैकेज चाहिए। ठीक है? तो उस केस में जो भी अगर आप टूर पैकेज खरीदते हो तो उस पर भी टीसीएस के प्रोविजंस आएंगे। ठीक है? लुक, उसमें रेट अलग अलग है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन कौन होगा? यहाँ पर ऑथोराइज डीलर जिससे आपने रेमिटेंस करवाया है वो, या फिर सेलर ऑफ द ओवरसीज टूर प्रोग्राम जैसे अपने यहाँ पर है अजय मोदी टूर्स, और यहाँ पर होगा ऑथोराइज डीलर मतलब वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर।
ठीक है। कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन डेबिट और रेसिट विच एवर इज अर्लियर। फाइन। चलिए, अब अगर आपने यहां पर जो परचेस किया है ओवरसीज टूर प्रोग्राम और उसकी अमाउंट है, अब यहाँ पर अप टू 30th ऑफ सितंबर 2023, सो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मैटर है। सो करंटली अपने हिसाब से ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा। अपने यहाँ पर इसी को देखना है, इस रेट को ज़्यादा देखना है, ये इतना रिलेवेंट नहीं होगा आपके लिए। ठीक है। सो आपको यहाँ पर कितना होगा कि 7 लाख तक 5% है और उसके ऊपर गया तो 20% जितना अमाउंट गया उसमें। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा यहाँ पर क्या है, स्लैब रेट जैसा है कि 0 to 7 5% एंड अबव 7 20% टीसीएस कलेक्शन होगा। इस केस में आपने कोई टूर प्रोग्राम खरीदा है, फॉर एग्जांपल उसकी टोटल वैल्यू है 8 लाख रुपए, तो 5 लाख तक कितना रहे, सॉरी 7 लाख तक कितना रहेगा 5%, और ऊपर जो 1 लाख गया है उस पर कितना 20% टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है। Amount remitted for the purpose of education or a medical treatment and the aggregate amount is less than 7 lakhs। आपने एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए आपने पैसा भेजा है और उसकी वैल्यू 7 लाख से कम है, तो आपको कोई भी टीसीएस यहाँ पर कलेक्ट आपका नहीं होगा। अमाउंट रेमिटेड फॉर द पर्पस अदर देन एजुकेशन और मेडिकल और एग्रीगेट अमाउंट 7 लाख से कम है, तो उस केस में आपका टीसीएस नील रहेगा। ठीक है। Amount remitted for the purpose of education or medical and aggregate amount in excess of 7 lakhs। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा कि 0 to 7 क्या है, नील है, और अबोव 7 अगर जाता है तो यहाँ पर 5% रेट ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर कोई अदर पर्पज है, अदर देन एजुकेशन एंड मेडिकल, अदर देन, तो उस केस में क्या होगा, लुक ये रहा, ये मैंने आपको बताया 23rd ऑफ सितंबर, सॉरी 30th ऑफ द सितंबर 2023 का है, तो अभी इतना रिलेवेंट अपने लिए नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर 20% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लैक्स, तो आपको पूरे साल का एग्रीगेट अमाउंट देखना है। तो इधर भी क्या होगा, 0 to 7 नील एंड अबव 7 इट इज 20%। तो रेमिटेंस में हमने यहाँ पर दो बातें देखी, एक तो अगर मेडिकल या एजुकेशन पर्पज हुआ तो उस केस में 5% टीसीएस है, और अगर अदर देन एजुकेशन या मेडिकल पर्पज हुआ तो उस केस में कितना होगा, 7 लैक्स के ऊपर गया तो 20% का रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा इधर। डन। उसके बाद है अमाउंट रेमिटेड आउट ऑफ द एजुकेशन लोन। आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है और आप एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हो, वो भी 7 लाख से ऊपर, तो उस केस में आपका 0.5% एग्रीगेट अमाउंट पे टीसीएस आपका कलेक्ट होगा। तो उस केस में भी अगर लोन के थ्रू अगर आप रेमिट करते हो, एजुकेशन लोन लिया है और आप पैसा भेज रहे हो, तो 0 to 7 अगेन नील, और अबव 7 इट इज 0.5% टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है। Threshold limit of the 7 lakh rupees for LRS, it is called the Liberalized Remittance Scheme under FEMA, is a combined threshold limit for the applicability of the TCS on LRS irrespective of the purpose of the remittance। तो यहाँ पर आपको जो 7 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है वो एग्रीगेट देखना है, सब कुछ मिला के एग्रीगेट 7 लाख आपका हो गया, तो जो जो भी आपका रेट एप्लीकेबल होगा वो आपका रेट यहाँ पर लगेगा। ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो कौन से केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा ऑथोराइज्ड डीलर। पहली बात, अगर टीसीएस ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द सेलर, ठीक है, बाय सेल का मान लो ट्रांजेक्शन है और उसके लिए टीसीएस कलेक्ट कर चुके हैं, तो फिर उस केस में वापस टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। बायर टीडीएस करने वाला है तो उस केस में भी टीसीएस नहीं होगा। एंड पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट एंड हु इज विजिटिंग इंडिया, अब मान लो बिल गेट्स यहाँ पर घूमने आया है और उसके घर से फोन आया कि चलो भाई पैसा भेजो, मंथ खत्म हो गया, यहाँ पर पैसों की बहुत जरूरत है, आप यहाँ पर डोली की टपरी पे छपरी के पास बैठ के चाय पी रहे हो, फाइन। तो यहाँ पर उसने अगर पैसा भेजा है, नॉन रेसिडेंट है, खाली घूमने आया इंडिया, विजिटिंग पर्पज है उसका, और अगर वो फॉरेन पैसा भेजता है तो उस पर भी टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। फाइन। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई एम्बेसी पर्सन है, उसको अगर आप रेमिटेंस, वो लोग रेमिटेंस करते हैं यहाँ से, तो उस केस में भी कोई भी टीसीएस यहाँ पर कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। चलिए फिर सेल ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50 लैक्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो टीसीएस में आपको यहाँ पर इतना ही देखना है।
फाइन। चलिए, नाउ लेट अस हैव सम क्वेश्चंस ऑन द टीसीएस। ये जो टीडीएस के प्रोविजंस मैंने आपको बताए वो सारे क्वेश्चंस आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। यस। Question number 33. Auto Limited, a manufacturer of automobiles, sells a premium cars, each of value between 12 lakhs to 25 lakhs. 12 से 25 लाख की कीमत है इसकी, एंड द स्मॉल कार्स 5 लाख से लेके 9 लाख तक है, लेकिन 10 लाख से कम है। टू द डीलर्स अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर ऑटो लिमिटेड, जैसे आपको बताया मैंने, मारुति सुजुकी एंड किरण मोटर्स, तो यहाँ पर कौन है? ऑटो लिमिटेड एंड देयर डीलर्स। Discuss whether the manufacturers are liable to collect the tax at source under section 206C. क्या यहाँ पर कंपनी के बाद जो डीलर्स है, क्या उसमें टीसीएस आएगा? पहली बात तो ये है। फिर आगे क्या बोला है? ऑल्सो डिस्कस द लायबिलिटी इफ एनी ऑफ द डीलर्स टू कलेक्ट द टैक्स ऑन द सेल ऑफ दिस कार्स टू द रिटेल कस्टमर्स इफ नो पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन कैश। वुड योर आंसर चेंज इफ द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन कैश? ठीक है, तो यहां पर क्या सिनेरियो होगा? लेट्स हैव ए लुक। देखो, पहली बात तो 206C1F, ठीक है। कार को अगर आपको याद रखना हो कार पे कौन सा सेक्शन है, तो आप F1 कार जैसे होती है ना, F1 रेसिंग, तो आप यहाँ पर उसके रिगार्डिंग रेफरेंस देकर 1F याद रख सकते हो। 206C तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो F1 के बेस पर आप 1F याद रख सकते हो अगर आपको सेक्शन कोड करना है तो। प्रोवाइड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ tax at the rate 1% by the seller from the buyer at the time of receipt of the consideration for the sale of motor vehicle, the value of which exceeds rupees 10 lakhs. अब CBDT का यहाँ पर सर्कुलर क्या बोलता है? It clarifies that section 206C1F covers all the transactions of the retail sales and accordingly it will not apply to the sale of motor vehicles by manufacturer to the dealers. तो यहाँ पर कोई भी TCS नहीं आएगा, ठीक है। मारुति सुजुकी टू किरण मोटर्स, नो टीसीएस एप्लीकेबल। हेंस द कार मैन्युफैक्चरर आर नॉट लायबल टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 206C1F। In respect of the sale of premium cars, each of value ranging between 12 to 25 lakhs by the dealers to the retail customers, tax has to be collected source at that 1%, okay, even if no part of the consideration is received in cash. तो कैश पेमेंट आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। As regard to the small cars, each value ranging between 5 lakh to 9 lakhs, no tax has to be collected at source whether the consideration is received by way of cash or otherwise, and accordingly answer would not change. मतलब पेमेंट किस तरीके से आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लाख से कम का गाड़ी है तो नो टीसीएस, 10 लाख से ज्यादा का गाड़ी आया तो टीसीएस लगेगा उस पर। सिंपल। चलिए, उसके बाद है आगे। Messrs PMPC, a partnership firm, is engaged in the manufacture of the cardboard carton boxes used for the purpose of packaging industry. During the year, it has sold the cutting waste generated amounting to rupees 30 lakhs to Messrs PAPC Limited, a paper manufacturing company. So PMPC ने PAPC को यहाँ पर कटिंग वेस्ट भेजा है जो पेपर बनाती है। It uses such cutting waste purchase as a raw material for its production. तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी, कैप्टिव कंजम्पशन। वो एज ए इनपुट उसको यूज कर रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्दर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये कटिंग वेस्ट खरीदेंगे, उसमें से क्या बनेंगे? ये लोग पेपर बनाएंगे। Discuss the implication of these transactions with respect to the tax collected at source. Have a look. As per section 206C1, the seller, the scrap is required to be collected at the rate 1%. स्क्रैप में हमने देखा 1% का टीसीएस रेट है फ्रॉम द बायर। स्क्रैप मीन्स व्हाट? द वेस्ट एंड स्क्रैप फ्रॉम द मैन्युफैक्चर और द मैकेनिकल वर्किंग ऑफ द मटेरियल विच इज डेफिनेटली यूजेबल एज सच। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है, इफ यू कैन नोटिस, यहाँ पर हमने इसको कंसिडरेशन में लिया हुआ है, कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज, राइट।
मतलब उसमें कोई फर्दर प्रोसेस रिक्वायर्ड है, आपको एज इट इज उसको यूज नहीं कर सकते because of the breakage, cutting up, wear and others reasons. However, tax is not required to be collected at source if the resident buyer furnishes to the person responsible for collecting tax a declaration in the prescribed form 27C नाम का फॉर्म मैंने आपको बताया था that such scrap has to be utilized for the purpose of inter alia that is manufacturing. तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर प्रोविजन पढ़ा उसके रिगार्डिंग ये है लुक that the goods purchased for the manufacture of the article or thing for a further production और उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन दिया जाएगा तो उस केस में फिर टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा सिंपल thus the tax is not required to be collected at source by PMPC the seller on the sale of scrap to messrs PAPC if the PAPC furnishes to the PMPC a declaration in a prescribed form that the such scrap is to be utilized as a raw material for a production of paper simple ठीक है देखो प्रोविजन में इतना मत घुसना क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और एग्जाम में हमको क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं आपको वहां पर ऐसा नहीं बोला जाए कि ये प्रोविजन लिख के बताइए हमको ठीक है सो फोकस ऑन अ क्वेश्चन आंसर इटसेल्फ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन रायल एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म having a car dealership showroom they have purchased a car of for rupees 2 crore from the XYZ limited a car manufacturer तो मैन्युफैक्चरर से 5 से उसने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी है cost of each car being more than 12 lakhs. They sell the cars to the individual buyers at the price yielding 10% margin on the cost. ठीक है The state whether there will be any obligation of the collection of tax in the above two situations. तो पहली केस ये जब मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को कार बेचता है तो उस पर कोई भी 206C 1F का कोई भी टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा लुक 1% टीसीएस लगने वाला है लेकिन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल is applicable only in the case of retail sale and thus it will not apply on a sale of motor vehicle by manufacturer to the distributor or a dealers. In the given case, TCS shall not be applicable in case of sale of car from the manufacturer to the dealer, no TCS. Hence the XYZ Limited जो manufacturer है उसको कोई भी TCS collect करने की जरूरत नहीं है. However, on the sale of cars to the individual buyers, यहाँ पर है राहिल एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म राइट तो राहिल एंड कंपनी जो डीलर है shall be required to collect TCS at the rate 1% on the sale consideration as the same exceed rupees 10 lakhs. Since the sale consideration of the each car is 13 lakh 20,000 जो 12 लाख की कॉस्ट थी उस पर वो लोग 10% मार्जिन लगा रहे हैं राइट सो 12 लाख की कॉस्ट उस पर 10% मार्जिन तो ये बनता है 13.20 lakhs. सो इंक्लूडिंग मार्जिन 1320 पे वो लोग 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे क्लियर चलो सो बाकी का जो 36 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज अबाउट टीडीएस चलो दैट इज अगेन टीडीएस 38 हमने कर लिया 39 हमारा हो गया है सो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर टीसीएस के सारे प्रोविजन हमने यहाँ पर क्या कर लिए कवर अप कर ली है अब हम लोग जो कहानी आगे बढ़ाएंगे दैट वाज ऑल अबाउट एडवांस टैक्स एंड ऑल ठीक है चलिए अब इसको हम लोग कवर अप करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर सो यहाँ पर हमारा टीसीएस का मैटर यहाँ पर होता है खत्म डन चलिए सॉरी एक पॉइंट यहाँ पर रह गया हमारा कलेक्टर वाला तो वो भी एक बार देख ही लेते हैं जैसे टीडीएस में हमने 3 लेवल देखे थे कि टीडीएस कलेक्ट डिडक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है उसके बाद उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट और उसके बाद फॉर्म 16 तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा कि आपने टीसीएस कलेक्ट किया है तो आपको उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा अब यहाँ पर बहुत सिंपल है कोई भी मंथ हो 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपको पेमेंट करना है वहां पर थोड़ा मैटर अलग था वहां पर जो मार्च महीने का टीडीएस था उसके लिए आपको पूरा अप्रैल मंथ दिया था 30 अप्रैल तक का टाइम था लेकिन यहाँ पर हर एक मंथ के लिए आपके पास 7 दिन का टाइम रहेगा अगले महीने की 7 तारीख तक आपको क्या करना है पेमेंट कर देना है जो आपने टीसीएस कलेक्ट किया है उसका क्वार्टर एंडिंग एनी क्वार्टर अगर है तो उसमें 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ में आपको टीसीएस का स्टेटमेंट फाइल करना होता है टीसीएस रिटर्न आपको फाइल करना है 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ बराबर
तो क्वार्टर एंड हुआ फॉर एग्जांपल अप्रैल, मई, जून, तो 15 जुलाई, फॉलोइंग मंथ ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। फिर मान लो हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 15 अक्टूबर। इस तरह से आपको यहाँ पर टीडीएस टीसीएस के रिटर्न फाइल करने होते हैं। फिर सामने आपको 27D के अंदर क्या करने होता है, फॉर्म टीसीएस का सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना रहता है, ठीक है। अगर आपने लेट कलेक्शन किया तो क्या होगा, तो जैसे वहां पर था वैसे सेम टू सेम अगेन, जिस दिन आपको कलेक्ट करना था वहां से कंप्यूट करते हुए एक्चुअल कलेक्शन तक 1%, और जिस दिन आपने कलेक्ट किया वहां से लेकर एक्चुअल डिपॉजिट तक 1.5%। तो यहाँ पर भी आपको क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपका 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, लेट अगर आपने डिपॉजिट किया है तो, ठीक है। फिर अगेन असेसी शेल नॉट बी इन द डिफॉल्ट, कौन से केस में, तो वहां केस में हम कैसे, हम जो रिसीवर था उसको पकड़ के लेके आते थे, वैसे यहाँ पर भी हम लोग बायर को पकड़ के लाएंगे कि बायर ने अपनी इनकम इसको इंक्लूड किया है, उस पर टैक्स भरा है, और ये जो आईटीआर में भरा है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट की जो बात करी थी हमने, जो कुल सिप वाला एक एग्जांपल देखा था टीडीएस के अंदर, वैसे ही इंटरेस्ट विल बी पेएबल बाय द सेलर ऑन द डेट ऑन व्हिच द टैक्स कलेक्टिबल टू द डेट ऑन व्हिच द बायर हैज फर्निश द रिटर्न। वहां तक वो क्या करेगा, इंटरेस्ट भी उस पर पे कर देगा। तो फिर ठीक है, तो इस केस में हम लोग उसको असेस इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग नॉन फर्निश ऑफ द पैन। तो टीडीएस में भी हमारा बाकी रखा था कि अगर पैन फर्निश नहीं होता तो क्या होता, और टीसीएस में भी हमारा बाकी है पैन फर्निश ना होने पर क्या होगा। चलो आ जाते हैं पहले टीडीएस वाले मैटर पे। अगर पैन फर्निश नहीं होता है तो क्या होता है, अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया या फिर आपने गलत पेन दिया है, तो उस केस में जितना रेट प्रिस्क्राइब किया है उतना, या फिर 20%, 94 ओ और क्यू में कितना है 5%, विच एवर इज हायर, ठीक है। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है जिसको पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो अगर वो अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दे देता है, तो उस केस में हम लोग हायर अमाउंट से टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अब 206 डबल ए के बाद एक एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड किया गया, स्पेशल प्रोविजन, के एक तो पैन नंबर नहीं दे रहे हैं, दूसरा ऊपर से वो लोग क्या है, नॉन फाइलर है, उसने आईटीआर भी फाइल नहीं करे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग और अमाउंट से टीडीएस कट करेंगे, ज्यादा अमाउंट से टीडीएस कट करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, दैट नॉन फर्निशिंग और फर्निशिंग अ रॉन्ग पैन बाय स्पेसिफाइड पर्संस, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन, नॉन फाइलर्स। तो उस केस में टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ ट्वाइस ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब्ड, ट्वाइस ऑफ द रेट मेंशन इन अ फाइनेंस एक्ट, और 5% विच एवर इज हायर। अब यहां पर आपको देखना है कि 206 डबल ए एंड 206 ए बी, नॉन फाइलर वाला प्रोविजन, इस केस में इन दोनों में जो सबसे हायर होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। If 206 double A is also applicable, then higher the rate prescribed in the section 206 double A and this 206 AB, इसमें से जो हायर होगा उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। This section is not applicable for TDS under section 192। ये हायर वाला प्रोविजन 192 में एप्लीकेबल नहीं होगा। 192 ए पीएफ, फिर लॉटरी वाला, फिर 94 बी ए ऑनलाइन गेम्स वाला, और 94 एन दैट इज नॉन केस वाला। उस केस में 206 ए बी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एन में तो हमने देखा था कि नॉन फाइलर अगर है तो उस केस में तो हमने उसमें भी 20 लाख का लिमिट करके टीडीएस ऑलरेडी कट कर ही लिया है, ठीक है, फाइन। चलो अब ये नॉन फाइलर कौन होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं लोग, स्पेसिफाइड पर्सन जिसको बोला है, राइट। कौन है ये लोग, द पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ए वाई रिलेवेंट टू पी वाई immediately prior to the PY in which the tax is required to be deducted, for which the time limit for the filing of return of income under section 139 has expired, and the aggregate amount of TDS and TCS in this case is 50,000 or more in the said previous year। सर कुछ समझ में नहीं आया, ये लाइन क्या कहना चाहता है। लुक, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। लुक, AY relevant to the PY immediately prior to the PY in which the tax is required to be deducted। अब समझो यहाँ पर ये क्या है,
मान लो आपका प्रीवियस ईयर अभी है 2024-25, जिसमें आपको टैक्स कट करना है, टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ये प्रीवियस ईयर है। उसके इमीडिएटली प्रायर वाला प्रीवियस ईयर, तो उसके इमीडिएटली प्रायर कौन सा प्रीवियस ईयर आएगा? पीवाई 2023-24। ठीक है, इस साल की यहां पर बात हो रही है। For AY related to PY immediately prior to the PY in which the tax is required to be deducted, तो हमें टैक्स यहाँ पर कट कौन से साल में करना है? 2024-25 में। उसके एग्जैक्ट पीछे वाला साल कौन सा हुआ? 2023-24 का प्रीवियस ईयर हुआ। For which the time limit for the filing of return under section 139(1) has expired। अब यहाँ पर क्या है कि उसने एक तो रिटर्न फाइल नहीं किया है, पहली बात। तो यहाँ पर बात हो रही किसकी? कि PY 2023-24 का एक तो उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है, आईटीआर नॉट फाइल्ड। हमने उसको पूछा 2024-25 में जब टीडीएस कट करना था, तो हमने उसको पूछा कि क्या तूने 23-24 का आईटीआर भरा? उसने बोला नहीं। तो हमने बोला तू नॉन फाइलर है। क्या बोला हमने उसको? कि तू नॉन फाइलर है। अब उसको इस बात का बहुत बुरा लगा कि मेरे को नॉन फाइलर क्यों बोला। तो हमने बोला तूने रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो उसने बोला देख, जबान संभाल के बात किया कर, मेरे पास अभी भी वक्त है। प्रीवियस ईयर 2023-24, ठीक है, इसका आईटीआर का ड्यू डेट फॉर एग्जांपल है, अगर नॉन ऑडिट केस है तो 31 जुलाई 2024, ये उसका है ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। ठीक है, अंडर सेक्शन 139(1) उसका ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024। इससे पहले 31 जुलाई से पहले अगर हम उसको बोलते नॉन फाइलर तो उसको बुरा लगता कि मेरे पास अभी भी वक्त है, मैं आईटीआर फाइल करने वाला हूं, तू शांति रख, अभी मेरे को नॉन फाइलर मत बोलना। लेकिन मान लो ये तारीख चली गई, आज है फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 2024। हमने उसको पूछा कि तूने आईटीआर भरा? उसने बोला नहीं। तो अब ये क्या बन गया यहाँ पर? नॉन फाइलर। ठीक है, मतलब एक तो उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है, और उसको जो लास्ट डेट थी जब तक वो आईटीआर फाइल कर सकता था 139(1) के अंदर, उस डेट को भी वो क्रॉस कर चुका है। मतलब 31 जुलाई भी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, तब तक उसने आईटीआर नहीं भरा है। तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइलर बोलेंगे। अब ये नॉन फाइलर हुआ कौन से साल का? 2023-24 प्रीवियस ईयर का। तो जब हम 2024-25 में टीडीएस कट करेंगे, तब हम इस प्रोविजन को अप्लाई करेंगे 206 एबी को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हायर अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे? उसका टीडीएस करेंगे। सो नाउ दिस पर्सन बिकम्स व्हाट? स्पेसिफाइड पर्सन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। क्यों? क्योंकि उसने 2023-24 का आईटीआर फाइल नहीं किया है, और ड्यू डेट भी क्या हो गई है? ड्यू डेट भी चली गई है। सिंपल। तो इसको हम बोलेंगे नॉन फाइलर। अब सिमिलर प्रोविजन है टीसीएस में भी। टीसीएस में पैन नंबर सबमिट ना करने पर क्या होगा? जैसे वहां पर था जो रेट दिया है वो, और 20% विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर जो ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब, डबल करेंगे। जो रेट दिया है 1% है तो 2% होगा, 2% है तो 4% होगा, 2.5 है तो 5% होगा, या फिर 5% विच एवर इज हायर। However, the maximum rate of TCS under this section shall not exceed 20%. फिर बात आती है 206 CCA। अगेन देयर इज ए नॉन फाइलर। अब नॉन फाइलर कौन होता है, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुका हूँ। कितना आएगा यहाँ पर? हायर द ट्वाइस ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब, ट्वाइस ऑफ द रेट मेंशन इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट, और 5% विच एवर इज हायर। ठीक है, अगर 206 CC भी एप्लीकेबल होता है तो फिर हायर अमाउंट हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और स्पेसिफाइड पर्सन का नाम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया वो कौन होता है। फाइन। फिर टीडीएस के रिगार्डिंग कुछ और प्रोविजंस है कि एक तो आपने अगर टीडीएस लेट डिपॉजिट किया है
तो 1.5% का इंटरेस्ट है टीडीएस टीसीएस के केस में। अगर आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया या फिर टीसीएस आपने लेट कलेक्ट किया है तो इंटरेस्ट लगता है 1% के रेट से। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट फाइलिंग करने में कोई डिफॉल्ट कर दिया है, टीडीएस का रिटर्न जो आपको फाइल करना था उसमें आपने कोई डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में फीस फॉर 200 पर डे शेल बी लेविड अंडर सेक्शन 234 ई। 200 रुपए पर डे के हिसाब से जितना दिन डिले होता है पर डे 200 रुपीज का फीस लगेगा, लेट फीस यहाँ पर। However, the total amount of fees shall not exceed the total amount of tax deductible or collectible। अब मान लो आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका जो टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल करना था, टीडीएस स्टेटमेंट आपका फाइल करना था, उसमें 20 डेज डिले हो गया, ठीक है, 20 डेज डिले हुआ है, तो लेट फीस कितना होगा 20 डेज इंटू 200, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 4000 रुपये आपकी लेट फीस बनेगी। लेकिन आपका टोटल टीडीएस अमाउंट था, टीडीएस अमाउंट टोटल था फॉर एग्जाम्पल 3000, तो फीस अंडर सेक्शन 234 ई इज 3000 शेल बी एप्लीकेबल, राइट। आपका टोटल टीडीएस से ज्यादा फिर वो लेट फीस नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 200 पर डे नेक्स्ट डे से लगना चालू हो जाएगा जिस दिन आप स्टेटमेंट फाइल करते हो तब से, ठीक है। और उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक लगेगी पेनल्टी 271 एच की। इफ द डिले इन फर्निशिंग स्टेटमेंट बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है, अब उस केस में ये 1 ईयर घटा के क्या कर दिया, 1 मंथ कर दिया है, with effect from 1/4/25 from the due date of the furnishing of the incorrect information in the said statement. The penalty along with the fees shall also be levied, and the penalty amount is minimum 10,000 and maximum it can goes to 1 lakh rupees। ठीक है, तो पेनल्टी भी यहाँ पर लग सकती है। सो इट वाज ऑल आवर डिस्कशन अबाउट टीडीएस एंड टीसीएस, ठीक है। सो अब हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट की। तो आपका ऑलमोस्ट ये 10 से 12 मार्क का जो मिनिमम वेटेज मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में और अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। वंस अगेन अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स एंड download the application if you want to access the full version of the DT Simplified that is available for the free of cost, no charges for that, always benefit for the students, ठीक है। चलिए then goodbye। for any query question you can obviously connect me on a WhatsApp number which is given to जो नीचे आपको लिंक में यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ सारा डिटेल्स, तो आप उस पर कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए गुड बाय।